नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने लघु बीजाणु तथा उसके द्वारा होने वाले नर युग्मकोद्भिद के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो के अंदर हम गुरु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु के द्वारा स्त्री युग्मकोद्भिद के विकास के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मेगास्पोर और डेवलपमेंट ऑन फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो गुरु बीजाणु होता है वो अमाप है जो लघु बीजाणु से बड़ा होता है और ये चतुष्फल के चतुष्क में व्यवस्थित रहते हैं। और जो गुरु बीजाणु का व्यास होता है वो 0.15 से 0.5 mm तक का होता है। गुरु बीजाणु दानी में है जो गुरु बीजाणु की संख्या वो लगभग 1 से लेकर 12 तक हो सकती है। इसके अलावा गुरु बीजाणु के शीर्ष पर त्रिअरीय कटक या ट्राइरेडिएट रिज या खांच उपस्थित होती है। और इन गुरु बीजाणु की जो बीजाणु भित्ति होती हैं वो द्विस्तरीय होती हैं। इसकी जो बाह्य भित्ति होती है इसको बाह्य चोल कहते हैं और ये मोटी और अलंकृत होती हैं, जबकि इसकी भीतरी भित्ति को अंतःचोल या एंटाइन कहते हैं और ये पतली होती हैं। सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस, सिलेजिनेला क्रोसियाना और सिलेजिनेला एपस के अंदर जो बीजाणु भित्ति होती हैं वो त्रिस्तरीय होती हैं और इसकी सबसे आउटर जो भित्ति होती है उसको बाह्य चोल या एक्सोस्पोर कहते हैं। मध्य भित्ति को मध्य चोल या मेजोस्पोर कहते हैं और अंत भित्ति को अंतःचोल या एक्सोस्पोर कहते हैं। फिर इसके बाद में बीजाणु के अंदर एक अगुणित केंद्रक होता है और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कणिका में होता है और इनके अंदर जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है वो वसा बूंदों के रूप में सिचुएटेड होता है। किस फॉर्म में सिचुएटेड होता है? वसा बूंदों के रूप में है जो सिचुएटेड होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं गुरु बीजाणु दानी के द्वारा मादा युग्मकोद्भिद का विकास या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। तो गुरु बीजाणु का विकास है जो गुरु बीजाणु दानी के अंदर ही प्रारंभ हो जाता है। तो जो मेगास्पोर है जो किसके अंदर जर्मिनेट होता है? मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही जर्मिनेट होता है। सिलेजिनेला सिलेजिनोइडिस व सिलेजिनेला हेल्वेटिका के अंदर गुरु बीजाणु का अंकुरण है जो बीजाणु दानी से मुक्त होने पर होता है, लेकिन सिलेजिनेला क्रोसियाना में प्रथम स्त्री दानी बनने के बाद है जो गुरु बीजाणु है जो गुरु बीजाणु दानी से मुक्त होते हैं। सिलेजिना सिलेजिनोइड और हेल्वेटिका के अंदर तो क्या होता है? इनका अंकुरण है जो बीजाणु दानी से अलग होने के बाद ही ये जर्मिनेट होते हैं, लेकिन सिलेजिनेला क्रोसियाना के अंदर है जो इनके अंदर फर्स्ट जो आर्चिगोनी होता है वो डेवलप हो जाता है, उसके बाद में जो बीजाणु दानी मुक्त होती हैं। जबकि सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस व सिलेजिनेला एपस में है जो इनका विभाजन है जो निषेचन के बाद भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्था में होता है। यानी कि सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस और एपस सिलेजिनेला एपस है, इन जातियों के अंदर जो गुरु बीजाणु है वो गुरु बीजाणु दानी के अंदर ही डेवलप होता है और गुरु बीजाणु दानी के अंदर ही ये क्या करता है? फर्टिलाइज होता है और फर्टिलाइज होकर इनके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। उसके बाद में है जो गुरु बीजाणु यानी कि मादा युग्मकोद्भिद है जो गुरु बीजाणु दानी से मुक्त होता है। फिर जो सिलेजिनेला क्रोसियाना है उसके अंदर युग्मकोद्भिद के डेवलपमेंट का जो विकास है वो कैंपबेल ने किया था और आज के इस वीडियो के अंदर हम सिलेजिनेला क्रोसियाना के अंदर ही होने वाले युग्मकोद्भिद के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो प्रारंभ में क्या होता है कि जो गुरु बीजाणु होता है उसके अंदर कोशिका द्रव्य की मात्रा कम होती है और ये कोशिका द्रव्य क्या करता है? जो बीजाणु होता है उस बीजाणु भित्ति के नीचे है जो पतली परत के रूप में सिचुएटेड होता है और इसके केंद्रीय भाग में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। और जो गुरु बीजाणु के अंदर जो अगुणित केंद्रक होता है या हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है उसके अंदर बहुत सारे पुनरावर्त डिवीजन होते हैं, यानी कि अनेक विभाजन होते हैं और जिसके फलस्वरूप गुरु बीजाणु के अंदर बहुत सारे केंद्रकों का फॉर्मेशन होता है। लेकिन केंद्रक बन जाते हैं लेकिन इनमें है जो केंद्रकों के चारों ओर है जो वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब क्या होता है कि जो सभी केंद्रक होते हैं वो कोशिका द्रव्य के यानी कि जो कोशिका द्रव्य होता है वो पतली परत के रूप में होता है, उसके कोशिका द्रव्य के नीचे है जो परिधीय परत के रूप में है जो व्यवस्थित रहते हैं। फिर क्या होता है कि जो गुरु बीजाणु होता है उसकी जीवद्री में धीरे धीरे वृद्धि होती है और धीरे धीरे है जो रिक्तिका का आकार छोटा होता जाता है और अंत में है जो रिक्तिका समाप्त हो जाती है।
अब रिक्तिका समाप्त होने के बाद में क्या होता है कि जो बीजाणु जो गुरु बीजाणु होता है उसके त्रिएरीय खाँच की ओर, यानी कि जिस तरफ बीजाणु में जिस और त्रिएरीय खाँच उपस्थित होती हैं उस भाग को अपन बीजाणु का शीर्ष इस क्षेत्र कहते हैं। और इस शीर्ष इस क्षेत्र या एपिकल रीजन के अंदर जो संतति केंद्रक होते हैं उनके बीच में जो वॉल का फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, यानी कि भित्ति का निर्माण शुरू हो जाता है। और जिसके कारण यह जो क्षेत्र होता है वो 2 से 3 कोशिकीय उत्तक का बन जाता है। अब यह उत्तक है जो क्या करता है, शेष बहुकेंद्र के जीवद्रव्य से जो नीचे वाला पार्ट होता है उससे जो एक डायाफ्राम के द्वारा अलग रहता है या सेपरेट रहता है। इस 2 से 3 स्तरीय कोशिकीय उत्तक को अपन क्या बोलते हैं, जनन क्षेत्र या रिप्रोडक्टिव रीजन कहते हैं। अब क्या होता है कि जो बीजाणु का जो आधारीय भाग होता है उस आधारीय भाग के अंदर भी है जो कोशिका भित्तियों का, यानी कि केंद्र के चारों ओर है जो वॉल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। फिर यह भाग भी क्या होता है, कोशिकीय या सेल्युलर हो जाता है। और इस क्षेत्र की जो सेल्स होती हैं वो आकार में है जो बड़ी होती हैं और स्टार्च युक्त होती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, स्टोरेज रीजन कहते हैं। तो जो बीजाणु होता है, बीजाणु का जो शीर्ष इस क्षेत्र होता है वो तो जनन क्षेत्र कहलाता है, जबकि बीजाणु का जो आधारीय भाग होता है वो स्टोरेज रीजन या संचय क्षेत्र कहलाता है। फिर क्या होता है, इस अवस्था में जो बीजाणु भित्ति होती हैं वो त्रिएरीय खाँच से, यानी कि शीर्ष इस क्षेत्र से जो फट जाती हैं, तो जो बीजाणु का जनन क्षेत्र होता है वो नेक्ड हो जाता है या अनावृत हो जाता है। और इनमें है इनकी जो सेल्स होती है इनके अंदर है जो क्लोरोफिल उत्पन्न हो जाता है। अब हम स्त्रीधानी के परिवर्धन और उसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो जो जनन क्षेत्र होता है, जो हमने पढ़ा था कि जो जनन क्षेत्र होता है यानी कि जो बीजाणु होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जनन क्षेत्र और संचय क्षेत्र। तो जनन क्षेत्र की जो कुछ पृष्ठीय सेल्स होती हैं वो स्त्रीधानी प्रारंभिक के रूप में कार्य करती हैं। अब जो पृष्ठीय सेल्स होती हैं वो वर्क एज आर्चिगोनियल इनिशियल्स। अब इस आर्चिगोनियल इनिशियल सेल्स के अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। तो आउटर है जो प्राइमरी कवर सेल्स का फॉर्मेशन होता है और एक सेंट्रल सेल्स या केंद्रीय कोशिका का निर्माण होता है। फिर इसके बाद में जो प्राइमरी कवर सेल्स होती हैं इसके अंदर एक दूसरे के समकोण पर 2 उदग्र विभाजन होते हैं या 2 वर्टिकल डिवीजन होते हैं, जिससे 4 नेक इनिशियल या 4 गिरवा प्रारंभिक का निर्माण होता है। इन प्रत्येक गिरवा प्रारंभिक कोशिकाओं के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है या अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे 8 गिरवा सेल्स या 8 नेक सेल्स बनती हैं और जो 4 सेल्स के 2 टियर में अरेंज रहती हैं। फिर जो सेंट्रल सेल्स होती है या केंद्रीय कोशिका होती है इसके अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। तो प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स और प्राइमरी वेंट्रल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर इस प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स या प्राथमिक गिरवा नाल कोशिकाएं हैं जो विभाजित नहीं होती हैं और ये नेक कैनाल सेल्स या गिरवा नाल कोशिकाओं के रूप में कार्य करती हैं। जो प्राथमिक अंडा कोशिका होती है इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। तो एक वेंट्रल कैनाल सेल्स या अंडा नाल कोशिका व अंड कोशिका का निर्माण करती हैं। अब जो एक मैच्योर स्त्रीधानी होती है या मैच्योर आर्चिगोनियम होता है उसके अंदर 8 नेक सेल्स होती हैं जो 4 के 2 टियर में अरेंज रहती हैं और ये गिरवा की सतह पर उभरी रहती हैं और 4 उदग्र कोशिका पंक्तियों से बनी होती है और इसकी ऊंचाई है जो 2 कोशिकी होती हैं। और इसके अलावा एक नेक कैनाल सेल्स होती हैं और एक नेक कैनाल सेल्स होती हैं और एक वेंट्रल कैनाल सेल्स होती है और एक अंड कोशिका होती हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है वो सिलिजिनेला के अंदर मादा युग्मकोद्भिद के डेवलपमेंट का डायग्राम दे रखा है। तो जो डायग्राम ये है वो गुरु बीजाणु का डायग्राम है। इस गुरु बीजाणु के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है वो बीजाणु भित्ति के पास या बीजाणु भित्ति की ओर एक पतली परत के रूप में पाया जाता है। फिर इसके अंदर जो न्यूक्लियस सिचुएटेड होता है उस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे डिवीजन होते हैं
तो बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है और ये न्यूक्लियस क्या करते हैं, जो कोशिका द्रव्य की पतली परत होती है उसके नीचे की तरफ है ये प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इनके अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो बीजाणु की आउटर वॉल होती है उसको एक्सोस्पोर कहते हैं। और इसके बाद में जो इनर वॉल होती है उसको एंडोस्पोर कहते हैं। अब इस जो स्पोर्स होता है उसके शीर्ष भाग की और जो न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर है जो सेल का फॉर्मेशन बनने शुरू हो जाता है, और ये जो अपर वाला पार्ट होता है उसको सेल फॉर्मेशन होने के कारण इस सेल्स की इस जो क्षेत्र की सेल्स होती हैं उन सेल्स को अपन क्या कहते हैं, जनन क्षेत्र या रिप्रोडक्टिव रीजन कहते हैं। फिर जो नीचे की जो न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर भी वॉल का फॉर्मेशन बनने लगता है, और इन सेल्स के अंदर है जो स्टार्च का स्टोरेज होने के कारण इस रीजन को अपन स्टोरेज रीजन भी कहते हैं। और स्टोरेज रीजन और रिप्रोडक्टिव रीजन है आपस में एक दूसरे से डायाफ्राम के द्वारा है जो पृथक रहते हैं। फिर जो डी डायग्राम होता है उसके अंदर जो जनन क्षेत्र होता है उसके अंदर आर्चिगोनियम का भी डेवलपमेंट होता है, और साथ में है जो राइजोइड्स का भी डेवलपमेंट होता है। जो आर्चिगोनिया होती हैं उनका डेवलपमेंट है जो सेल के डिवीजन या कोशिकाओं के विभाजन से होता है, यानी कि जो आर्चिगोनियल इनिशियल सेल्स होती हैं वो डिवाइड होकर प्राइमरी कवर सेल्स और साथ में है जो सेंट्रल सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। फिर जो प्राइमरी कवर सेल्स होती है वो डिवाइड होकर नेक सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, और जो सेंट्रल सेल्स होती हैं वो प्राइमरी वेंट्रल सेल्स और प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। फिर प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स हैं जो नॉट डिवाइड होती हैं और नेक कैनाल सेल्स के रूप में वर्क करती हैं, जबकि प्राइमरी वेंट्रल सेल्स है जो डिवाइड होकर वेंट्रल कैनाल सेल्स और एक सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो जो डायग्राम डी दे रखा है वो भ्रूण युक्त युग्मकोद्भिद का डायग्राम है, जिसके अंदर राइजोइड्स भी हैं और एम्ब्रियो भी हैं, और इसके अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट भी शो करता है। फिर जो डायग्राम ई जो दे रखा है वो आर्चिगोनियल इनिशियल्स होती हैं, और ये क्या करती हैं, डिवाइड होकर नेक कैनाल सेल्स, वेंट्रल कैनाल सेल्स और एक सेल का फॉर्मेशन करती हैं। और जो ई और जी डायग्राम है वो एक सेल्स का डायग्राम है। आपके सामने जो स्क्रीन पर डायग्राम दे रखा है वो सिलेजिनेला से तरुण बीजाणुउद्भिद विकसित होते हुए का डायग्राम है। इसके अंदर जो प्राइमरी रूट भी दे रखी है, यंग स्पोरोफाइट दे रखा है, इसके अलावा फीमेल स्ट्रोबाइल्स दे रखा है।